हेलो साथियों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा बीएसई की धारा 28, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 34 के समरूप है। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन के बारे में। विशेष परिस्थितियों में किए गए कथनों की ग्राह्यता की चर्चा इस अध्याय में हम करेंगे। ऐसे कथनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, कारोबार में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई भी शामिल हैं, में की गई प्रविष्टियां। मतलब पहला भाग क्या है, नियमित रूप से लेखा पुस्तकें जो कंटिन्यू चालू हालत में है उनमें की गई प्रविष्टियां, और यह पुस्तकें इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती हैं। नंबर दूसरा क्या कहता है, लोक प्रकृति के अभिलेखों में की गई प्रविष्टियां। लोक प्रकृति के अभिलेखों में की गई प्रविष्टियां। उपरोक्त दोनों प्रकार की प्रविष्टियां सुसंगत हैं, चाहे वह व्यक्ति जिसने वे की है साक्षी के रूप में पेश किया जाए या ना किया जाए। ये दोनों ही प्रकार की प्रविष्टियां जो बही खाते में की जाती हैं स्वीकार होंगी, भले ही साक्षी के रूप में लिखने वाले को पेश किया जाए या ना किया जाए, ग्राह्य होंगी, क्योंकि वे विशेष प्रकृति की हैं और विशेष परिस्थितियों में उनकी विश्वसनीयता की पर्याप्त गारंटी है। यह धारा उन इंद्राजों को जो लेखा पुस्तक में नियमानुसार कार्रवाई के दौरान किए जाते हैं सुसंगत करता है। किसी व्यक्ति के माफिक उसके जीवन काल में भी यह धारा एक आम नियम की है, जो इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रभावित करती है कि कोई अपने लिए साक्षी नहीं बन सकता। एक छूट या अपवाद है। सिद्धांत, इस धारा का सिद्धांत क्या है? धारा निर्धारित करती है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए की धारा 28 निर्धारित करती है कि कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में निहित बातें, जबकि वे ऐसे मामलों से संबंधित हों जिनकी जांच न्यायालय को करना हो, तो सुसंगत होती हैं और इसलिए ग्राह्य होती हैं। यद्यपि ऐसी प्रविष्टियां ग्राह्य होती हैं, किंतु वे किसी व्यक्ति को तब तक दायित्व से भारित करने या जिम्मेदारी का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होती जब तक कि उन प्रविष्टियों के समर्थन के लिए अन्य कोई दूसरा स्वतंत्र साक्ष्य न उपलब्ध हो। इस धारा का विश्लेषण करने पर हमने निम्नलिखित तथ्य पाए हैं। पहला, यह आवश्यक है कि लेखा पुस्तक कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई हो। दूसरा, यदि ऐसी लेखा पुस्तक की कोई प्रविष्टि या प्रविष्टियां किसी ऐसे विषय से संबंधित हैं जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, तो ऐसी प्रविष्टि या प्रविष्टियों को साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। तीसरा, किंतु केवल ऐसी प्रविष्टि के आधार पर न्यायालय किसी को उत्तरदायी नहीं बना सकता। प्रविष्टि की सत्यता की पुष्टि में कुछ अतिरिक्त साक्ष्यों का दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार के साक्ष्यों को स्वीकार करने का कारण इसकी विशेष प्रकृति है और जिन परिस्थितियों के अंतर्गत वे बनाए गए हैं वह सत्यता की गारंटी देते हैं, चूंकि प्रविष्टि पक्षकार द्वारा स्वयं की जाती है। अतएव इस धारा के अंतर्गत उस साक्ष्य को अत्यंत होशियारी से लेना चाहिए। उदाहरण, ए ने बी के ऊपर 1000 रुपए के लिए मुकदमा दायर किया। ए ने बी के ऊपर 1000 रुपए के लिए मुकदमा दायर किया और अपने कथन की पुष्टि में उसने बही खाते की प्रविष्टियां न्यायालय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की। ये प्रविष्टियां सुसंगत हैं, परंतु ये प्रविष्टियां मात्र ही दावे को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि अन्य साक्ष्य भी उसकी पुष्टि न करें। कारोबार के सिलसिले में नियमित रूप से रखी गई प्रविष्टि को ग्राह्य करने के लिए निम्नलिखित होना चाहिए। जो भी नियमित रूप से लेखा की गई है, एंट्री की गई है, उसको ग्राह्य बनाने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले लेखा पुस्तक में होना चाहिए। जो एंट्री की गई किसमें होना चाहिए? लेखा पुस्तक यानी बही खाते में होनी चाहिए एंट्री। नंबर दूसरा, कारोबार के सिलसिले में, यानी कारोबार का मतलब होता है व्यापार के दौरान के एंट्री हुई होनी चाहिए। नंबर तीसरा, नियमित यानी रेगुलर रूप से रखी गई है, यह होना चाहिए। तो साथियों, ये तब ग्राह्य होंगे। केवल यह नहीं कहा जा सकता कि केवल एंट्री बस से, मतलब प्रविष्टि मात्र से ही दावे को सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी बही खाते में एंट्री ना हो और वह एंट्री व्यापार के दौरान हुई हो, नियमित हुई हो। ऐसा नहीं है कि एक महीने आज लिख लिया फिर एक महीने बाद लिख रहा है आप एंट्री कर रहे हैं, तो वो फिर बही खाता मान नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर होना चाहिए। लेखा पुस्तकें क्या हैं?
अब हम पढ़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, थोड़ा सा हम अकाउंट्स के बारे में जान लेंगे, लेखा पुस्तकें क्या हैं। इस धारा के अंतर्गत लेखा पुस्तक का अभिप्राय पत्रों की एक ऐसी सामूहिक एकता से है जो इस आशय से एक साथ बंधे हों कि किसी जल्दसाजी स्थायी हो। फिर से समझिए, लेखा पुस्तक का अभिप्राय पत्रों की एक ऐसी सामूहिक एकता से है जो इस आशय से एक साथ बने हो कि ऐसी जल्दसाजी स्थायी हो। यह आवश्यक है कि लेखा पुस्तक पुस्तकाकार में हो, अतएव बांधे हुए पत्र चाहे जितनी संख्या में हो, यद्यपि उनमें एक लगातार हिसाब हो। इस धारा के क्षेत्रांतर्गत लेखा पुस्तक नहीं है जहां पर हिसाब खुले पत्रों में हो। लेखा पुस्तक के समान बल नहीं रखते। किसी बैंक की पासबुक में की गई प्रविष्टियां भी सुसंगत होती हैं। पुस्तक कागजों के जल्द बंधे संग्रहण को निर्देशित करती है ताकि वे स्थायी हो सके। लेखा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें मदों की प्रविष्टियां हैं जो कि जोड़ी गई हों और बचत निकालकर दूसरे दिन के हिसाब में उतार ली गई हों। बिना जिल्द अनबाउंड कितने भी कागज के पन्ने क्यों ना हो, यदि एक निरंतर लेखा में फाइल किए गए हों, इस धारा के अर्थ में लेखा पुस्तकें नहीं है। बिखरे पन्ने भले ही हिसाब किताब के हों तथा उनमें नियमित रूप से लेखा लिखा गया हो, लेखा पुस्तकों का निर्माण नहीं करते। लेखा पुस्तकों के होने के लिए पन्नों को जल्दबाज बाउंड होना आवश्यक है। जहां लेख खुले कागज के पन्नों में है, उन्हें लेखा पुस्तक का नाम नहीं दिया जा सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लेखा पुस्तक के सार को इस धारा के अंतर्गत लेखा पुस्तक नहीं माना जा सकता। लेखा पुस्तक को महत्व तभी दिया जा सकता है जब लेखा पुस्तक मूल हो, अर्थात यदि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता हो कि वह सामान्य व्यापार के अनुक्रम में रखी जाने वाली लेखा पुस्तक है। यदि किसी लेखा पुस्तक को मूल रूप में न्यायालय में नहीं प्रस्तुत किया जाता तो उसे महत्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बिना मूल पुस्तक किए गए व्यापार के समान अनुक्रम में रखा गया कि नहीं मालूम होगा तथा लेखा पुस्तकों में भिन्न रंग की स्याही का प्रयोग किया गया है या नहीं मालूम नहीं होगा। लेखा पुस्तकों का सामान्य अनुक्रम में होना साबित करने के लिए उस लिपिक को बुलाना होगा जो लेखा पुस्तक की सामान्य निश्चितता तथा उसका नियमित रूप से रख रखाव साबित करे। किसी बैंक की पासबुक में की गई प्रविष्टियां भी सुसंगत हैं। लाल कृष्ण आडवाणी बनाम सीबीआई जैन हवाला डायरी केस के बाद में न्यायालय ने डायरी में किसी राजनीतिक नेता के नाम की गई प्रविष्टि को ग्राह्य नहीं किया। डायरी में भुगतान की तारीख अंकित नहीं थी, इसलिए डायरी की प्रविष्टि को लेखा वही की प्रविष्टि के रूप में नहीं माना। एक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का अधिकार साबित मान लिया गया क्योंकि ऋणी के खाते में ऋण की प्रविष्टियां थीं और शाखा प्रबंधक तथा अन्य अधिकारी उसकी पुष्टि करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित हुए थे। एक किराए के भुगतान के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया कि मूल लेखा पुस्तकें पेश की जानी चाहिए। इसके बिना न्यायालय नहीं जान सकता कि क्या पुस्तकें कारोबार यानी व्यापार के अनुक्रम में लगातार बनाकर रखी गई थी और प्रविष्टियों में कोई फेरबदल तो नहीं है। यह भी जानना आवश्यक है कि जिन पुस्तकों की नकल पेश की गई वास्तव में लेखा पुस्तकें थीं। कारोबार के सिलसिले में नियम अनुसार रखी गई कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों का अभिप्राय ऐसी पुस्तकों से है जिनमें दिन प्रतिदिन या घंटे प्रति घंटे जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता रहा हो प्रविष्टि की जाती है। नियमित रूप से रखी गई से तात्पर्य ठीक रखी गई नहीं होता। क्यों कोई लेखा पुस्तक नियमित रूप से रखी गई तभी कहा जा सकती जब उसमें बिना किसी व्यवधान के धंधे में प्रचलित प्रथा के अनुसार किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा प्रविष्ट की जाती रही हो। लेखा पुस्तक नियमित रूप से रखी गई है या नहीं यह तथ्य का विषय है। यदा कदा प्रविष्टि करना व्यापार के समान अनुक्रम में नहीं कहा जाएगा। यह सही है कि समय पर न की गई प्रविष्टियों पर विश्वास नहीं होता। लेखा पुस्तकों के बिना किसी औपचारिक सबूत के भी सुसंगत होती हैं कि वे कारोबार के समान अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई थी। डायरी में किसी व्यवहार का नोट करना ग्राह्य नहीं होता है। ये हमने बताया आपको। कारोबार के सिलसिले में नियमानुसार रखी गई का मतलब क्या होता है, ये हमने आपको स्पष्ट किया। अब हम पढ़ेंगे लेखा का सबूत। पहले ये माना जाता था कि क्लर्क को जिसने कि इन हिसाबों को रखा है या किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि उनके सही होने के बारे में कुछ कहने के लिए सक्षम हो इस बात को साबित करने के लिए कि वे पुस्तकें नियमित रूप से रखी गई चाहिए, किंतु इलाहाबाद बैंक ने इसके विपरीत माना है।
जहां वादी द्वारा प्रतिवादी को सप्लाई की गई लकड़ी के मूल्य की वसूली के मुद्रावाद में प्रतिवादीगण के अंशतः भुगतान करने का अभिकथन हो और एडजस्टमेंट के पश्चात बकाया निकाल दिया जाए, जैसे एक प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज के बाद पर अपना हस्ताक्षर करके स्वीकार किया गया हो और जहां यह ना दिखाया गया हो कि वह गलती से किया गया, तो न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि वह स्वीकृत लेखा के तुल्य है जो प्रस्तुत करता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण बकाया रकम अदा करने के जिम्मेदार थे। टैक्सी ड्राइवर द्वारा ट्रिप सीटें प्रस्तुत की गईं जो वाहन की गति तथा चली गई दूरी है एवं किए गए पेट्रोल के उपभोग आदि को प्रदर्शित करते हैं। अब निर्धारित हुआ कि अविश्वसनीय यदि वह बंधी हुई पुस्तक के रूप में नहीं है किंतु केवल खुले कागजों पर है। क्या खुले कागजों पर हैं। लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां प्रमाणक मूल्य। लेखा पुस्तक में प्रविष्टियां प्रमाणक मूल्य प्रोबेटिव वैल्यू ऐसे कथन केवल किसी व्यक्ति को दायित्व से आरोपित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रविष्टियां यदि सुसंगत भी हैं तो भी केवल संपोषक मूल्य की हैं। दायित्व से बांधने के लिए स्वतंत्र साक्ष्य उन प्रविष्टियों की सत्यता के बारे में आवश्यक है। अब निर्धारित तथ्यों पर जैन हवालादारियों में की गई प्रविष्टियां यद्यपि इस धारा के अधीन ग्राह्य हैं, उनकी सत्यता को किसी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा नहीं प्रमाणित किया गया। लेखा में उद्धरण लेखा बही अकाउंट बुक्स नहीं है जो धारा इस धारा के अंतर्गत आते हैं और अग्राह्य हैं। साक्ष्य विधि में पवित्रता लेखा पुस्तकों की है यदि पुस्तकें वास्तव में लेखा बही हैं अर्थात मूल में, और यदि वे देखते ही दर्शित करें कि उन्हें कारोबार के सिलसिले में नियमित रूप से रखा गया है। ऐसी पवित्रता कथित लेखा बही के निजी उद्धरण को नहीं संलग्न है जहां मूल लेखा को न्यायालय में नहीं दाखिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप की लेखा पुस्तकें। इलेक्ट्रॉनिक रूप की लेखा पुस्तकों का मतलब यह हुआ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में किए गए संशोधन के कारण इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई लेखा पुस्तकें भी सुसंगत मानी जाती हैं। इस अधिनियम द्वारा बैंकर्स लेखा साक्ष्य अधिनियम 1891 में भी इसी तरह के संशोधन किए गए हैं। यह संशोधन वर्तमान कंप्यूटर द्वारा की गई प्रविष्टियों को संरक्षण देने के लिए जरूरी था। बैंक कार बही साक्ष्य अधिनियम के अधीन बैंक कार की पुस्तकों को प्रथम दृष्टया साक्ष्यिक मूल्य दिया जाता है। क्या किया जाता है? प्रथम दृष्टया साक्ष्यिक मूल्य दिया जाता है। तो साथियों, ये हमने बताया लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत होंगी और किन किन परिस्थितियों में होंगी। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगली जो वीडियो रहेगी, अगला जो सेक्शन रहेगा, हम बताएंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 29 कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख की प्रविष्टियां की सुसंगति के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।